Good morning. Continues banking companies. Sorry. लास्ट वीडियोज में मैंने एक कैलकुलेशन सीखे थे कैसे हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। जितना अनएक्सपायर्ड पोर्शन वो अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए आप कैलकुलेशन करोगे। और एक एग्जांपल लिए थे क्वेश्चन 2, उसमें 9,000 का बिल था और ईयर एंड से डेट ऑफ मैच्योरिटी कितना दिन वो अनएक्सपायर्ड पीरियड देखोगे। डेज तो डेज, मंथ तो मंथ भी कर सकते हो। अब इसके साथ प्रोडक्ट इंटू करोगे और फिर जितना रेट ऑफ डिस्काउंट इंटू वन वन डे का कर लोगे, 1/365, मंथ तो 1/12। इस तरह दो बिल था, दोनों का अनएक्सपायर्ड पीरियड देखे, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किए और उसमें और सबको ऐड कर लोगे, आ जाएगा। अब इसमें मैंने एंट्रीज बोले थे कि क्या एंट्रीज पास करना होगा, तो अब इसमें कंटिन्यू करते एंट्री क्या पास करोगे और इसमें इनकम रिकॉग्नाइज कैसे होगा। एक्रूअल बेसिस बोले थे, एक्रूड करंट ईयर ऐड प्रीवियस ईयर लेस। ये नहीं कि ऑलवेज आपका एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है, समटाइम्स कैश बेसिस भी। वे नहीं फॉलो कैश बेसिस, और कब फॉलो करोगे एक्रूअल बेसिस उसका डिटेल्स भी आप हम देंगे। तो आप देखते हैं एंट्रीज फॉर बिल डिस्काउंटिंग। एंट्रीज अकाउंटिंग एंट्रीज for bill discounted and rebates। ठीक है। एट द एंड ऑफ ईयर, करंट ईयर में एंट्रीज पास करोगे। फर्स्ट फॉर बिल डिस्काउंटेड, जितना बिल डिस्काउंट कराए, फॉर बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक ड्यूरिंग दिस ईयर, टोटल कितना बिल डिस्काउंट करा है। तो मतलब जितना भी कस्टमर्स आया बिल डिस्काउंट करा है, तो उसमें बैंक के लिए इंटरेस्ट डिस्काउंट इनकम हो रहे हैं ना। तो एंट्री क्या करोगे, बिल डिस्काउंटेड डेबिट, बिल डिस्काउंटेड अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट ऑफ बिल 10 करोड़ 20 करोड़ वट एवर, बिल डिस्काउंटेड डेबिट टू कस्टमर्स current account and to discount on bill, या टू डिस्काउंट इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट भी लिख सकते हो। तो एंट्रीज क्या पास करोगे, बिल डिस्काउंटेड, ये हो गया टोटल बिल। टोटल बिल अगर मान लो मैंने अकेले गए थे 10 लाख का एक बिल लेके, डिस्काउंट कराया 10 लाख, उसमें डिस्काउंट मेरे से काट लिया 10,000, 10,000 काट लिया, तो डिस्काउंट में बिल डिस्काउंट में कितना 10,000 हो जाएगा, और 9,90,000 ये आपका कस्टमर्स करंट अकाउंट में लिख लोगे। ठीक है ना। तो टोटल बिल, इसमें नेट अमाउंट और डिस्काउंट चार्जेस। ठीक है, ये बिल डिस्काउंट का एंट्री। सेकेंड एंट्री, अब ओपनिंग बिल रिबेट जितना था, मतलब लास्ट ईयर जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन था, तो फॉर ओपनिंग रिबेट, ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और ओपनिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो इसमें एंट्रीज करोगे। तो ओपनिंग रिबेट करंट ईयर के लिए इनकम हो जाएगा, लास्ट ईयर अनएक्सपायर्ड था, तो इनकम तो इंटरेस्ट क्रेडिट करोगे, रिबेट डेबिट करोगे। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, rebate on bill discounted account debit to interest and discount account। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट क्यों, एक्चुअली इंटरेस्ट अर्न में आता है और वो उसमें हेड होता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। तो ओपनिंग रिबेट का एंट्रीज पास करो। थर्ड, अब हम लोग जो क्लोजिंग रिबेट फाइंड किए उसके लिए एंट्री करोगे। फॉर क्लोजिंग रिबेट, क्लोजिंग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो इसको उल्टा कर दोगे, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट डेबिट, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट। ठीक है, क्लोजिंग रिबेट वो अनएक्सपायर्ड डेट से कैलकुलेशन करोगे और एंट्री पास कर लोगे। एंड फोर, अब पीएल में फॉर नेट इंटरेस्ट
एंड डिस्काउंट ट्रांसफर टू पीएल, मतलब इसमें डिस्काउंट ही एक्चुअली, हाउ मच नेट डिस्काउंट ट्रांसफर टू पीएल। तो आप क्या करोगे, ये जो डिस्काउंट ऑन बिल क्रेडिट किए और जो इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट क्रेडिट, यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट लिखे तो इसमें भी इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट, यहाँ डिस्काउंट ऑन बिल लिखोगे तो इसमें भी डिस्काउंट ऑन बिल लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट ऑन बिल क्रेडिट, इसके साथ फिर ये भी इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट क्रेडिट ये ऐड करोगे और ये डेबिट माइनस करोगे। सिंपली टोटल डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ओपनिंग रिबेट ऐड कर लेना, क्लोजिंग रिबेट माइनस कर देना, बैलेंस वो ट्रांसफर कर दोगे, एंट्री करोगे इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस अमाउंट, मतलब टोटल डिस्काउंट फर्स्ट एंट्रीज का प्लस ओपनिंग रिबेट और माइनस क्लोजिंग रिबेट। ठीक है, ये जो बैलेंस आया है वो पीएल में ट्रांसफर करोगे, वही माना जाएगा इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम इतना एक माना जाएगा। तो ये था एंट्रीज। और जो क्वेश्चन एक नेक्स्ट है वो हम बोले थे करने के लिए, उसमें तो कैलकुलेशन हो जाएगा, लेकिन एंट्रीज जो पूछा था वो इस तरह करना होगा, हम भी डिस्कस कर लेंगे। अगेन रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, ये तो एंट्रीज हो गया, डिस्काउंट का कैलकुलेशन, रिकॉग्निशन ऑफ इनकम, मतलब वो इस ईयर का इनकम मानोगे या नहीं। एक्चुअल बेसिस तो फॉलो होता है, समटाइम्स वी फॉलो कैश बेसिस, डिपेंड करता है ये एसेट्स का नेचर क्या, मतलब ये जो लोन एडवांस देते हैं ना वो तो एसेट्स है, डेटर्स जस्ट लाइक, तो उसका नेचर क्या है। अगर वो परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर वो परफॉर्मिंग एसेट्स है तो इसमें एक्रूअल बेसिस मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग ऐड करोगे, एडवांस लेस करोगे, है ना। और अगर ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स तो ये हो जाएगा कैश बेसिस मतलब जितना इंटरेस्ट मिला वही इनकम मानोगे, और नहीं मिला तो उसको इनकम नहीं माना जाएगा, एक्रूअल बेसिस नहीं, आउटस्टैंडिंग ऐड करना नहीं है, एडवांस स्ट्रक्चर देखना नहीं है। ठीक है, हाँ एडवांस मिल गया तो इनकम मान लोगे, तो यानी आउटस्टैंडिंग तो नहीं देखना। तो इसमें टोटल इनकम फॉर द ईयर मानोगे, चाहे वो रिसिप्ट हो ना हो वो इनकम माना जाएगा। इसमें रिसिप्ट कितना हो गया उसी को इनकम माना जाएगा, और जो रिसिप्ट नहीं किए उसको इनकम नहीं मानोगे। तो फिर क्वेश्चन राइज हो रहा है, सर परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है। बैंक में एक टर्म यूज करते देखोगे एनपीए, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एक्चुअली बैंक हमको लोन दिया, आपको लोन दिया, सबको लोन दिया, इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर फील्ड में पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, लॉट्स ऑफ लोन्स प्रोवाइडेड। ठीक है, अब मान लो ये लोन क्या होता है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पेमेंट होता रहता है, इंटरेस्ट भी पेमेंट होता रहता है, रेगुलर बेसिस पेमेंट मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट मिलते जा रहा है विदाउट एनी डिफॉल्ट, तो उसको बोलोगे परफॉर्मिंग, दे आर परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट। लेकिन वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट बंद हो गया या इंटरेस्ट पेमेंट भी बंद कर दिए, नहीं पे कर पा रहे, तो हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग। अब कितना दिन बंद रहने से नॉन परफॉर्मिंग होता है, तो वो सब है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है, कितना दिन इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट मिला नहीं तो नॉन परफॉर्मिंग मानोगे, उसके लिए प्रोविजन क्या करोगे, वो प्रोविजन अभी सीखेंगे। तो इस बेसिस पे जो क्वेश्चन था वो हम लोग देखेंगे। पहले इस पे देखते हैं, इस बेसिस पे क्वेश्चन मैंने लिख के रखे अलग से, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। एक क्वेश्चन आप लोग जो मैंने पहले व्हाट्सएप को किए थे ना उसमें नहीं है, ये सेपरेटली मैंने लिखे, इसलिए क्वेश्चन देखो, एक्सिस बैंक लिमिटेड प्रोवाइड द फॉलोइंग फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2017, और ये सारा फिगर करोड्स में है। लोन्स एंड एडवांस परफॉर्मिंग एसेट्स है, ठीक है ना। उसमें टू डिफरेंट टाइप लोन, एक कैश क्रेडिट दिए थे और एक टर्म लोन था। लोन्स एंड एडवांस ये परफॉर्मिंग, और एक सेम लोन्स एंड एडवांस का ये हो गया नॉन परफॉर्मिंग। ठीक है, यहाँ नॉन परफॉर्मिंग लिखे। लोन्स एंड एडवांस में इंटरेस्ट अर्न, मतलब इस ईयर का इनकम दे रहे, अर्न इनकम फॉर द ईयर, और इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब मिला कितना, हो सकता है कुछ ड्यू है मिला नहीं। इंटरेस्ट अर्न 1000 करोड़ कैश क्रेडिट में, और टर्म लोन में कितना 1800 करोड़,
और रिसिप्ट हो गया 900 करोड़ एंड 1200 करोड़, ठीक है। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें इंटरेस्ट अर्न 500 करोड़, 1200 करोड़, और इंटरेस्ट रिसिव्ड 100 करोड़ एंड 250 करोड़, ठीक है ना। तो ये आपको दे दिया। तो अब कितना इनकम रिकॉग्नाइज करोगे, मतलब कितना इनकम इस साल का पीएल में ट्रांसफर करोगे। तो इनकम रिकॉग्नाइज्ड क्या होगा, हम शॉर्ट डायरेक्ट लिख लेते, इनकम रिकॉग्नाइज्ड इस साल का इनकम कितना मानोगे। परफॉर्मिंग एसेट्स है तो क्या बोलते हैं, एक्रूअल बेसिस। तो इनकम फॉर द ईयर मैटर करता है। तो ये जो कैश क्रेडिट था, इसमें बोलो तो इंटरेस्ट अर्न कितना 1000, रिसिप्ट कम है, ठीक है, देखना नहीं है। तो अर्न जितना वही हो जाएगा, मतलब आउटस्टैंडिंग है ना 100, वो ऐड करके टोटल 1000 आएगा। तो अर्न अमाउंट को 1000 इसमें रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इसमें 1800 अर्न, रिसिप्ट ओनली 1200, अभी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, मिला नहीं, देखना नहीं है, ये एक्रूअल बेसिस फॉलो करना। परफॉर्मिंग है तो मिल जाएगा, है ना। बट नॉन परफॉर्मिंग ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसमें सिर्फ रिसीव्ड देखोगे कितना मिल गया कैश बेसिस, ठीक है ना। तो अर्न तो इतना, लेकिन रिसीव्ड इतना। तो रिसीव कितना इसमें 100 और इसमें कितना 250, तो ये हो गया 1100 और इसमें कितना 2050। ये हो गया इनकम रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लोगे, इसी रिकॉर्डिंग से आप लोग लिख लोगे, पॉज करके आप लोग लिख लोगे, फिर इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर लोगे तो टोटल कितना हो रहा है आपका 1100, तो 3150 करोड़, ये हो गया आपका इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इनकम रिकॉग्निशन इस तरह किया जाएगा। क्लियर। नाउ अनदर रूल सीखेंगे। अब इसमें सीखेंगे ये जो लोन्स दिया था, परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग है, तो क्या कुछ डाउटफुल है, तो कुछ लॉस हो गया, तो प्रोविजन कितना किया जाएगा। कंपनी को, बैंकिंग कंपनीज को बैंकिंग नॉर्म के हिसाब से, आरबीआई के जो गाइडलाइन उसके हिसाब से प्रोविजन करना है। तो इसमें कितना प्रोविजन क्रिएट करोगे वो हम लोग देखते। हाउ मच प्रोविजन क्रिएटेड, ठीक है ना। रेट ऑफ प्रोविजन, ओके, रेट ऑफ प्रोविजन फॉर doubtful loans and advances. Rate of provision on doubtful assets. इसमें डाउटफुल एसेट्स मतलब लोन्स एंड एडवांसेस। जो बैंक लोन दिए, एडवांस दिए, कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट, इसमें ये तो एसेट्स है ना बैंक के लिए, तो उसमें क्या रेट से प्रोविजन करोगे। इसमें एसेट्स कैटेगरी वाइज प्रोविजन करना होगा। एक तो हो गया हम ये जो रेट दे रहे हैं ना, ये जनरल रेट, और इसमें नेचर ऑफ एसेट्स। एक देखा जाएगा स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब सिंपल परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है ना। तो उसमें रेट ऑफ प्रोविजन कितना, जनरल रूल है 0.40%। हाँ, समटाइम्स से 0.25% भी है, समटाइम्स 1% भी है, डिफरेंट फील्ड के लिए। बट जनरली क्वेश्चन में सब नहीं देता है, तो कितना परसेंट हो जाएगा 0.4%। सेकेंड इज सबस्टैंडर्ड एसेट्स, इसमें भी हम लोग जनरल दे रहे हैं। तो एक तो हो गया सबस्टैंडर्ड एसेट्स में 15% जनरल, और अगर ये सिक्योर्ड है तो, और अनसिक्योर्ड है तो 20% से 25% एज पर डिफरेंट कंपनीज नेचर, ठीक है। सिक्योर्ड रेट आप याद रखोगे कितना परसेंट हो गया 15%, स्टैंडर्ड तो कितना 0.4%, और 0.25 ये सब याद रखना नहीं है। थर्ड डाउटफुल एसेट्स, अच्छा स्टैंडर्ड मतलब परफॉर्मिंग, सबस्टैंडर्ड मतलब डाउटफुल है लेकिन अप टू 12 मंथ्स डाउटफुल अप टू 12 मंथ्स, तो इसको सबस्टैंडर्ड माना जाएगा। और वही डाउटफुल 12 मंथ से ओवर हो जाएगा तो उसको फिर नॉन परफॉर्मिंग माना जाएगा, और उसको
डाउटफुल एसेट्स ट्रीट करोगे। नेक्स्ट हो गया डाउटफुल एसेट्स, ठीक है। और डाउटफुल एसेट्स तो फिर इसमें प्रोविजन कैसे करोगे? अगर ए अनसिक्योर्ड है तो कितना परसेंट? 100% प्रोविजन करोगे। इफ इट इज अनसिक्योर्ड तो कितना परसेंट? 100%। बोलोगे सर क्या बैंक बिना सिक्योरिटी? हाँ करते हैं कभी कभी। तो अगर अनसिक्योर्ड है तो 100%, कुछ नहीं बोला तो सिक्योर्ड मानोगे और सिक्योर्ड का रेट फॉलो करोगे। बी इफ सिक्योर्ड, अगर डाउटफुल एसेट्स इज सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड मतलब कुछ एसेट्स गिरवी रख के आपको लोन प्रोवाइड किया, मॉर्गेज रख के ना, तो इसमें पीरियड पे डिपेंड करेगा कितना दिन डाउटफुल है। डाउटफुल अप टू 1 ईयर, अगर ये डाउटफुल 1 ईयर है, सब स्टैंडर्ड के बाद डाउटफुल अप टू 1 ईयर, तो रेट ऑफ प्रोविजन 25%। अब 1 ईयर टू 3 ईयर्स मतलब एक 1 ईयर अबव हो गया, 2 साल भी हो सकते हैं, अप टू 3 ईयर्स, तो इसमें रेट ऑफ प्रोविजन कितना? 40%। और अबव 3 ईयर्स तो रेट ऑफ प्रोविजन 100%। तो अगर ये अनसिक्योर्ड है, टाइम कोई मैटर ही नहीं कर रहा है, चाहे 1 साल हो, 3 साल हो, 5 साल हो, वट एवर, 100% प्रोविजन करोगे। और वो सिक्योर्ड है तो अप टू 1 ईयर, 1 से 3 ईयर्स और अबव 3 ईयर्स इतना परसेंट प्रोविजन करोगे। एंड डी सॉरी 4, अगर लॉस एसेट्स है, लॉस एसेट्स मतलब ये अब बैड हो गया तो उसमें भी प्रोविजन किया जाएगा 100%। तो फिर व्हाट यू मीन बाय लॉस एसेट्स? डाउटफुल मतलब क्या हो रहा है? स्टैंडर्ड मतलब परफॉर्मिंग, सब स्टैंडर्ड मतलब जो डाउटफुल था 1 ईयर अप टू 12 मंथ्स, और वही डाउटफुल 12 मंथ से ओवर हो गया, 12 मंथ से ओवर जितना दिन डाउटफुल, उसी एसेट्स को डाउटफुल मानोगे। और वो डाउटफुल पीरियड अप टू 1 ईयर है या अबव 1 ईयर या अबव 3 ईयर्स, उस पर रेट ऑफ प्रोविजन करोगे। और ये अनसिक्योर्ड है तो 100%। ना लॉस एसेट्स मतलब एज पर बैंक, एज पर बैंकिंग डायरेक्टर्स या एज पर ऑडिटर या एज पर आरबीआई, इन लोगों ने इसको अनरियलाइजेबल एसेट्स मान लिया, ठीक है ना। दे ट्रीट इट एज लॉस, तो इस केस में 100%, इसको डाउटफुल नहीं बोल के लॉस एसेट्स, लॉस तो राइट ऑफ नहीं करोगे, 100% इसमें प्रोविजन किया जाएगा। क्योंकि बैंक उम्मीद पे रहते कभी भी इसको वेवर स्कीम लेके आए तो हो सकता है मिल जाएगा। क्या वेवर स्कीम गवर्नमेंट कभी कभी देता है ना कि एग्रीकल्चर लोन मुफ्त कर दो, तो गवर्नमेंट बैंक को कैसे बोल सकते? तो गवर्नमेंट बैंक को पे करेगा उतना अमाउंट, तो इसीलिए इसके लिए प्रोविजन करते, बट दे प्रोवाइडेड हाउ मच? 100%। तो ये नॉर्मल रूल हो गया डिफरेंट एसेट्स के लिए ना। जब आप कैलकुलेशन करोगे, मतलब एक एसेट्स मैंने एक लोन लिए और उसमें कुछ मॉर्गेज रखे थे, तो कितना वो सिक्योर्ड, कितना अनसिक्योर्ड होगा, वो कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ doubtful assets, unsecured, कितना अनसिक्योर, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? टोटल एडवांस एंड ऑफ ईयर, टोटल एडवांस एंड ऑफ ईयर कितना, इसमें से लेस करोगे। अगर मैंने कुछ सिक्योरिटी जमा किए थे, उस सिक्योरिटी का अभी मार्केट वैल्यू कितना, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड, बैंक जितना सिक्योरिटी रखे अब उसका मार्केट वैल्यूएशन करेगा, अभी बेचने से कितना मिलेगा। तो ये माइनस करोगे तो अनसिक्योर्ड हो जाएगा, ठीक है, सिक्योर्ड माइनस कीजिए अनसिक्योर्ड हो जाएगा, माइनस करोगे, अभी अनसिक्योर्ड नहीं लिखना। नेक्स्ट, बैंक को कोई थर्ड पार्टी गारंटी देता है, गारंटर रहता है कि ठीक है ये अगर बैड हो जाएगा तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, गारंटर, ठीक है ना। इस तरह बैंक में 2 गारंटर देने वाला है, DICGC या ECGC कवर। डोमेस्टिक अगर क्रेडिट गारंटर है तो डोमेस्टिक क्रेडिट गारंटर, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, तो ये कॉरपोरेशन है गारंटी देने के लिए,
तो इन लोगों ने सर्टन परसेंटेज गारंटी देता कि इतना परसेंट गारंटी हम ले रहे हैं वो हम कवर करके दे देंगे। तो जब उन लोगों ने गारंटी ले रहे रिकवर करके देगा, उसके लिए ना प्रोविजन करना ना कुछ, तो बैलेंस उसको भी माइनस कर दोगे। बैलेंस इट शुड बी ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड एसेट्स। ठीक है, ये हो गया डाउटफुल अनसिक्योर्ड एसेट्स। क्लियर? तो अब ये कैलकुलेशन हो गया। अब ये जो अनसिक्योर्ड है इसमें 100% प्रोविजन करना, और ये जो सिक्योरिटीज है जो गारंटी कवरेज हो रहा है इसके लिए कुछ प्रोविजन नहीं करोगे। ये सिक्योरिटी मतलब सिक्योर्ड हो गया, जितना सिक्योरिटी बेच के मिलेगा वो सिक्योर्ड हो गया, उतना उतना पे कितना वो सिक्योर्ड इस रेट के हिसाब से प्रोविजन करोगे। समझ में आया? तो इस बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, राइट? तो नाउ वीडियो, सॉरी क्या क्या बोल रहे, क्वेश्चन क्वेश्चन है, यस क्वेश्चन 3 आप लोग ट्राई करोगे, क्वेश्चन 3 आप लोग ट्राई करोगे। नाउ ये क्वेश्चन है 4। ठीक है, क्या दिया क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन टू बी मेड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ डाउटफुल डेट्स ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डाउटफुल डेट्स पे प्रोविजन करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन क्या है? स्टैंडर्ड एसेट्स, स्टैंडर्ड एसेट्स कितना स्टैंडर्ड एसेट्स है? 200 लैक्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कितना? 280 लैक्स। डाउटफुल एसेट्स में दो पार्ट दे दिया, सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड भी। एक अप टू 1 ईयर, अबव 1 ईयर टू 3 ईयर एंड अबव 3 ईयर्स, और लॉस एसेट्स भी दे दिया इतना। तो कितना प्रोविजन करोगे? ये जो अनसिक्योर्ड है ना हम एक साथ जोड़ के करेंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड तो 100% किया जाता है, और जो सिक्योर्ड है इसमें तो पार्ट पार्ट करके करना होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन। ठीक है, नाउ प्रोविजन ऑन क्वेश्चन 4, प्रोविजन ऑन लोन एंड एडवांसेस इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स। ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट्स, इसमें रेट ऑफ प्रोविजन क्या बोले थे? नॉर्मल रेट 0.4%। तो स्टैंडर्ड एसेट्स देखो कितना दिया था? 200 लैक्स। तो ये 200 लैक्स इंटू 0.4%, प्रोबेबली 80 आएगा। 80 नहीं 8, 200 इंटू 0.4%, यस 0.8। 0.8 लैक्स। ठीक है, सेकेंड सबस्टैंडर्ड एसेट्स। सबस्टैंडर्ड एसेट्स, सबस्टैंडर्ड एसेट्स कितना दिया था ना? सबस्टैंडर्ड एसेट्स था 280 लैक्स, और इसमें मैंने क्या बोले थे? सबस्टैंडर्ड में 15% करोगे, तो 280 लैक्स पे कितना परसेंट? 280 इंटू 15%, दैट इज 42। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डाउटफुल, डाउटफुल एसेट्स पहले अनसिक्योर्ड लिख लेते। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड पे क्या होगा? 100%। तो अनसिक्योर्ड कितना है देख लो, तीनों अनसिक्योर्ड देखोगे। अप टू 1 ईयर, इसमें पीरियड नहीं देखना, 50 20 70 30 कितना? 100 लैक्स इनटू इसमें कितना परसेंट करोगे? 100%, राइट? एंड सिक्योर, सिक्योर तो पीरियड देखना, अप टू 1 ईयर। अप टू 1 ईयर तो कितना परसेंट बोले थे? 25%। अप टू 1 ईयर कितना? 100 करोड़ से 100 इंटू 25%, तो ये हो जाएगा 25। 1 2 3 ईयर्स, मतलब 1 ईयर से अबव अप टू 3 ईयर्स, अबव 1 ईयर टू 3 ईयर्स कितना? 150, और इसमें कितना परसेंट करोगे? 40%।
तो 150 into 40% 60 and above 3 years पे कितना परसेंट होता है 100%, above 3 years 250 और इसमें भी 100% करोगे तो कितना हो जाएगा 250। एंड फोर्थ लॉस एसेट्स इस 80 लाख है और इसमें भी कितना परसेंट होता है 100%, तो 80 और इन सब को ऐड करोगे तो आ जाएगा प्रोविजन, टोटल प्रोविजन। ठीक है, तो प्रोविजन कितना आ रहा है, ये आपका 0.8 प्लस 42 प्लस 100 प्लस 25 प्लस 60 प्लस 250 प्लस 80 and is equal to 557.8 lakhs। ठीक है, तो प्रोविजन क्रिएटेड हाउ मच 557.8 lakhs, ये हो गया प्रोविजन कैलकुलेशन। एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 इसका आंसर भी दिए, आप लोग कर लोगे। ठीक है ना, क्वेश्चन 5 ये इसका आंसर है, इसको करोगे, पहले व्हाट्सअप कर दिए थे। क्वेश्चन 6 जस्ट हम देख लेते, ये भी आप लोग कर सकते हो। और लास्ट क्वेश्चन 7 इसमें पीएल कंप्लीट क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में, लेंदी होगा इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में। 6 में क्या दे रहे हैं, 6 में दे रहे हैं आर बैंक लिमिटेड हैड एक्सटेंडेड द फॉलोइंग क्रेडिट लाइन्स ऑफ ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नॉट पेड लास्ट सिंस 2006 से पेमेंट नहीं कर रहे हैं और अभी करना 12, मतलब ये तो मोर देन 3 years हो गए ना, और तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, तो इसमें टर्म लोन भी है और इसमें एक्सपोर्ट लोन भी है। बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 31 March 12 ये 35 lakhs और इसमें कितना 30 lakhs। DICGC ECGC कवरेज बोले थे ना, गारंटर एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कमीशन और डोमेस्टिक क्रेडिट गारंटी कमीशन, तो ये दोनों कवर कर रहे हैं 40% टर्म लोन में, इसमें 50%। सिक्योरिटी हेल्ड, इन लोगों से सिक्योरिटी रखा गया 15 लाख और 10 लाख, तो फिर और सिक्योरिटी का रियलाइजेबल वैल्यू कितना 10 और 8 लाख, तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करना होगा, पहले देखोगे अनसिक्योर पोर्शन कितना। मैंने क्या बोले थे, ये जो 35 lakhs हम इसको दोनों साथ में करें, 35 30 पहले लिख लो टोटल, उसमें से फर्स्ट माइनस करोगे सिक्योरिटी रियलाइजेबल, ठीक है ना, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितना 10 और 8 है, तो 35 - 10 25 हो जाएगा, 30 - 8 मतलब 22 हो जाएगा। फिर DICGC, ये फर्स्ट में DICGC, सेकेंड में ECGC, तो 25 का 40% करोगे 10, 25 का 40% 10, फिर वो माइनस कर दो DICGC कवरेज, और इसमें 22 का 50% 11 माइनस कर दो, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा अनसिक्योर्ड। और अनसिक्योर्ड में देखोगे मोर देन 3 years हो गया 6 से 12, तो वो भी 100% होगा। और ये जो सिक्योरिटीज रियलाइजेबल वैल्यू सिक्योर्ड है, इस पर भी सिक्योर्ड है, तो ये भी 100% हो जाएगा। अनसिक्योर्ड तो 100% है, सिक्योर भी मोर देन 3 years, तो कितना 100%। बस वो प्रोविजन कर लोगे, टर्म लोन का प्रोविजन और एक्सपोर्ट क्रेडिट का प्रोविजन आ जाएगा। तो आप लोग बस इस वीडियो से समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन 5 और 6 तक आप लोग सॉल्व करोगे। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है, ज़्यादा लेंथी नहीं, और बस PL अकाउंट बनाना सीखेंगे तो हो जाएगा ये चैप्टर। ओके।